हेलो गाइस, वेलकम टू ग्रेड अपग्रेड। सो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने बोहर्स थियरी पे थोड़ा प्रॉब्लम किया था, तो आज स्टार्ट करने जा रहे हैं उसी का अगला टॉपिक जो है ऑर्बिटल मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। ठीक है, तो अब हम लोग को पता है इलेक्ट्रॉन क्या करता है, न्यूक्लियस के अराउंड सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है। अब हमें ये भी पता है कि इलेक्ट्रॉन क्या होता है, चार्ज पार्टिकल। सो व्हेनेवर चार्ज पार्टिकल कम्स इन मोशन and it is performing its motion in particular direction, we will be getting some current. सो हम ये कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन का ये ऑर्बिटल मोशन एक तरीके से करंट लूप इंडिकेट करता है। तो हमें ये भी पता है करंट की वजह से क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। तो हम लोग बोलेंगे इस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से उसके पास कुछ डायपोल मोमेंट होगा कि नहीं। तो हम लोग बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन का ये जो ऑर्बिटल मोशन है एक तरीके से करंट लूप इंडिकेट कर रहा है। तो हम लोग बोल सकते हैं इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, एक तरीके से मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट की तरह एक्ट कर रहा है। तो अब हम लोग उसका मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट ही कैलकुलेट करने जा रहे हैं। तो हम लोग को पता है इस मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट का जो फॉर्मूला होता है, जो वैल्यू होता है, हम लोगों ने हमारे लोअर स्टैंडर्ड्स में पढ़ा हुआ है। अब कंसीडर करो इस डायग्राम के थ्रू अगर इलेक्ट्रॉन ऐसा कुछ मोशन कर रहा है जिसका वेलोसिटी v है, इसका रेडियस r है, तो अब देखते जो हम लोग का डायपोल मोमेंट होता है वो क्या होता है, म्यू इज इक्वल्स टू आई इंटू ए, है ना। ये वैल्यू होता है जहां पर I क्या होता है, करंट होता है, A क्या होता है, एरिया ऑफ दैट लूप इन विच इलेक्ट्रॉन इज परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन। अब हम लोग यहाँ पर किससे, L से डिनोट करेंगे। सो L से क्यों डिनोट कर रहा है, क्योंकि ये ऑर्बिटल मोशन को इंडिकेट कर रहा है। तो L क्या डिनोट कर रहा है, ऑर्बिटल मोशन को इंडिकेट कर रहा है। तो अब मुझे पता है करंट का वैल्यू क्या होता है, करंट इज चार्ज पर यूनिट टाइम। अगर मैं यहाँ पर मेरे चार्ज को इलेक्ट्रॉन के E लेता हूँ, अभी के लिए फिलहाल के लिए मैं नेगेटिव साइन को नहीं कंसीडर कर रहा हूँ, तो एट द एंड ऑफ द इक्वेशन आई विल कंसीडर द नेगेटिव साइन ऑफ द इलेक्ट्रॉन चार्ज। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं टाइम को टाइम पीरियड ले लूँ, T ले लिया, तो मुझे बताओ, अब मुझे पता है वेलोसिटी क्या होता है। इस इलेक्ट्रॉन का जो भी वेलोसिटी होगा वो क्या होगा, अगर समझो मैं जो टाइम बोल रहा हूँ, अगर मेरा एक टाइम पीरियड में कोई भी इलेक्ट्रॉन कितना मोशन करेगा, कितना डिस्प्लेसमेंट करेगा, सॉरी कितना डिस्टेंस कवर करेगा, तो इस सर्कुलर मोशन में एक टाइम पीरियड में कोई भी चीज कितना करता है, इलेक्ट्रॉन कितना परफॉर्म करता है, 2 पाई आर करेगा, सरकमफेरेंस के इक्वल। तो हम लोग बोल देंगे v विल बी इक्वल्स टू 2 पाई आर। तो अगर मैं t का वैल्यू निकालूं तो मुझे t का वैल्यू क्या मिलेगा, 2 पाई आर अपॉन v। सो व्हेन आई विल सब्स्टिट्यूटिंग दिस वैल्यू इन I इक्वेशन, so I will be getting I as E upon 2 pi R upon V, which will nothing but it will be equals to EV upon 2 pi R। तो ये मुझे मिल गया करंट का वैल्यू। अब मुझे पता है एरिया क्या होता है, सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। सो अगर मैं इस दो वैल्यू को लेके यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दूँ मेरे इक्वेशन नंबर 1 पे, तो मुझे क्या मिल जाएगा। अब देखो मुझे क्या मिलता है, मुझे मिलेगा म्यू एल इज इक्वल्स टू आई का वैल्यू क्या है, ई वी अपॉन 2 पाई आर, नेक्स्ट इंटू पाई आर स्क्वायर। सो इसका वैल्यू मुझे क्या मिल जाएगा, पाई कैंसिल आउट हो रहा है, आर के साथ एक स्क्वायर कैंसिल आउट हो रहा है, तो मुझे म्यू एल का वैल्यू कितना मिल रहा है, ई वी आर अपॉन 2। इफ सपोज अगर मैं ऊपर नीचे क्या कर देता हूँ, एम से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो मुझे क्या मिल जाएगा, मुझे म्यू एल का वैल्यू मिल जाएगा ई वी आर। अगर मैं एम वी आर कंसिडर करूं तो हमें पता है एम वी आर मतलब क्या है, ये क्या है, एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन। एम वी आर एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या है, एम वी आर होता है ना। तो अगर एम वी और आर ले लूंगा तो क्या हो जाएगा, बचेगा क्या, ई अपॉन 2m बचा, साथ में एंगुलर मोमेंटम एल, ये मिल गया। अब हम लोग क्या करें, सिर्फ मैग्नीट्यूड कंसीडर किया था। अगर मैं अब इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव साइन को भी कंसीडर करता हूं तो मुझे वैल्यू क्या मिल जाएगा, म्यू एल मिल जाएगा माइनस ई अपॉन 2m इंटू एल। तो मुझे क्या वैल्यू मिल रहा है, म्यू एल का वैल्यू माइनस ई अपॉन 2m इंटू एल। तो अब ये नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट कर रहा है, तो ये नेगेटिव साइन ये इंडिकेट कर रहा है कि मेरा जो एंगुलर मोमेंटम है और जो मेरा मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट है, दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है, एक दूसरे के अपोजिट है। अब हमें पता है एंगुलर मोमेंटम का डायरेक्शन कैसे दिया जाता है, एंगुलर मोमेंटम का डायरेक्शन हम लोग राइट हैंड थंब रूल से देते हैं। तो इफ सपोज इलेक्ट्रॉन इज परफॉर्मिंग इट्स सर्कुलर मोशन इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन,
then my direction of angular momentum will be in upward direction. So the direction of the orbital magnetic dipole moment will be opposite to that and it will be in downward direction. ठीक है, तो ये डायरेक्शन हो गया मेरा मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का. तो हम लोग को क्या मिल गया, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट इन टर्म्स ऑफ एंगुलर मोमेंटम. अब आगे बढ़ते और कुछ देखते, कुछ आता है क्या किसी और यूनिट में. अब हम लोग देखते हैं. तो मुझे म्यूएल, अगर मैं म्यूएल अपॉन एल का रेशियो ले लूँ, सिर्फ और सिर्फ क्या कर रहा हूँ, इस टाइम पे मैं मैग्नीट्यूड को कंसीडर कर रहा हूँ, तो मुझे वैल्यू क्या मिल जाएगा, E अपॉन 2m. सो ये जो रेशियो होता है ना, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट विथ एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन विच इज इक्वल्स टू E/2m. सो इस रेशियो को हम लोग बोलते हैं, इसे कहा जाता है गायरोमैग्नेटिक रेशियो. गायरोमैग्नेटिक रेशियो. तो अब आगे बढ़ते, अगर हम लोग इस इक्वेशन को, म्यूएल के इक्वेशन को अगर इन जनरल लिखने जाए तो क्या होगा. अब अगर हम लोग इसको इन जनरल इक्वेशन लिखते हैं तो ये क्या हो जाता है, म्यूएल इज इक्वल्स टू माइनस GL इंटू E अपॉन 2m इंटू एल बार. सो यहाँ पर मेरा GL क्या है, GL को कहा जाता है ऑर्बिटल G फैक्टर. अब ऑर्बिटल G फैक्टर क्या होता है, ये हम लोग को मिलता है क्वांटम मैकेनिक्स से. तो जब हम लोग कैलकुलेशन करते हैं, तो जब हम लोग क्वांटम मैकेनिक्स के थ्रू क्या करते हैं, डाइपोल मोमेंट का वैल्यू निकालते हैं ना, तब हम लोग को G वैल्यू मिलता है, जो कि क्या मिलता है, एक तरीके से क्वांटम मैकेनिक्स से कैलकुलेशन से मिलता है. सो अब ये इसे क्या, ऑर्बिटल मोशन के केस ऑफ इलेक्ट्रॉन में इसे क्या कहा जाता है, ऑर्बिटल G फैक्टर. सो इतना याद रखना, ऑर्बिटल मोशन के टाइम पे जो भी हम लोग इलेक्ट्रॉन का कंसीडर कर रहे हैं, उस टाइम पे GL का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है. इसलिए हम लोग को वैल्यू ये मिला था. तो अगर हम लोग जनरल लिखने जाए तो वैल्यू क्या होगा, ये होगा. तो अब ऑर्बिटल केस में भले ही इसका वैल्यू 1 हो रहा है, लेकिन हम लोग आगे के नेक्स्ट वीडियोस में देखेंगे कि जब मेरा स्पिन फैक्टर भी आ जाता है, स्पिन की वजह से जो डाइपोल मोमेंट आता है, उस केस में G का वैल्यू रहेगा, G फैक्टर का वैल्यू रहेगा, ये 1 नहीं रहेगा, ये क्या रहेगा, 2 रहेगा. तो इसलिए हम लोग इन जनरल G को लेके चलते हैं, भले इस केस में 1 है फिर भी कंसीडर करेंगे GL. तो अब आगे बढ़ते हैं. अब देखिए क्वांटम मैकेनिक्स के हिसाब से L का वैल्यू क्या होता है. अब क्वांटम मैकेनिक्स के हिसाब से L का वैल्यू क्या होता है. सो हमें पता है क्वांटम मैकेनिक्स के हिसाब से L का वैल्यू क्या होता है, L इज नथिंग बट अंडर रूट ऑफ L इंटू स्मॉल l प्लस 1 इंटू H क्रॉस. H क्रॉस का मतलब क्या होता है, H/2 पाई. तो अब यहाँ पर मेरा L का मतलब क्या है, स्मॉल l क्या है, ये होता है हम लोग का ऑर्बिटल मैग्नेट, ये होता है ऑर्बिटल क्वांटम नंबर, जो कि कौन सा वैल्यू लेता है, जो लेता है 0, 1, 2, 3, मतलब इंटीजर्स वैल्यू लेता है स्टार्टिंग फ्रॉम 0. सो ये भी हम लोग को मिलता है थ्रू क्वांटम मैकेनिक्स. ठीक है, तो अब L का वैल्यू ये होता है. अगर मैं इसको यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दूँ तो मुझे क्या मिल जाएगा, मुझे मिल जाएगा म्यूएल विल बी इक्वल्स टू माइनस GL इंटू अंडर रूट ऑफ L इंटू L प्लस 1 इंटू, अब बचा क्या, E अपॉन 2m, तो मुझे EH अपॉन 4 पाई m हो जाएगा. तो अब ये जो EH अपॉन 4 पाई m है ना, EH अपॉन 4 पाई m, तो इस चीज़ को हम लोग क्या कहते हैं, इस चीज़ को हम लोग एक नेचुरल यूनिट बोलते हैं, जो कि ऑर्बिटल मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का होता है, जिसे हम लोग किससे डिनोट करते हैं, म्यू बी से डिनोट करता है. तो म्यू बी क्या मतलब क्या है, इसे कहा जाता है बोहर मैग्नेटॉन. क्योंकि अब देखा जाए तो ये जो वैल्यू है E कांस्टेंट है, H भी कांस्टेंट है, 4 पाई भी कांस्टेंट है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कांस्टेंट है. तो एक तरीके से हम लोग को ये पूरा कांस्टेंट वैल्यू मिल रहा है. तो हम लोग इसी तरीके से क्या कर रहे हैं ना, म्यूएल को इन टर्म्स ऑफ बोहर मैग्नेटॉन क्या कर रहे हैं, एक्सप्रेस कर रहे हैं. सो ये एक तरीके से नेचुरल यूनिट है इसका. तो जो मुझे अब अगर म्यू बी के टर्म्स में लिखने जाऊँ तो म्यूएल का वैल्यू क्या मिल जाएगा, मुझे म्यूएल का वैल्यू मिलेगा. अब म्यूएल का वैल्यू क्या हो जाएगा, माइनस GL इंटू 2 पाई अपॉन H इंटू, अब क्या हो जाएगा, इंटू म्यू बी लिखेंगे ना, तो म्यू बी इंटू L बार. सो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर
ऑर्बिटल मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, आई होप इतना सबको क्लियर हुआ होगा। सो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, जो है लार्मर्स थ्योरम। सो लार्मर्स थ्योरम क्या है वो देखते हैं। अब सपोज कि मैंने एटम को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड बी पे रख दिया, तो हमें पता है इलेक्ट्रॉन भी एक तरीके से जो मोशन कर रहा है ऑर्बिटल मोशन, उसकी वजह से वो कैसा एक्ट कर रहा है, एज अ डाइपोल मोमेंट। सो हमें पता है जब भी हम डाइपोल मोमेंट को अगर किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखें तो डाइपोल मोमेंट में क्या एक्ट करता है, टॉर्क एक्ट करता है, बिकॉज ऑफ द इंटरेक्शन बिटवीन ऑर्बिटल मोमेंट एंड मैग्नेटिक एंड एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। सो हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रॉन के केस में भी क्या होगा, इस पे टॉर्क एक्ट करेगा। तो अब ये टॉर्क एक्ट करेगा तो कैसे एक्ट करेगा, तो उस टॉर्क का फॉर्मूला होता है टाउ इज इक्वल्स टू म्यूएल क्रॉस बी बार, म्यूएल क्रॉस बी बार। अब यहाँ पर म्यूएल क्या है, ये हमारा मैग्नेटिक ऑर्बिटल मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, बी क्या है, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। अब इतना हमें क्लियर है। अब जैसे ही हम लोग मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं ना एटम को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं ना, तो अब इसकी वजह से क्या करता है ना, एटम धीरे धीरे क्या करने लगता है, एटम का जो इलेक्ट्रॉन का ऑर्बिट है वो धीरे धीरे क्या करने लगता है, प्रिसाइज करने लगता है अराउंड दिस मैग्नेटिक फील्ड। अब वो कैसे होता है डिटेल में देखते हैं, होता कैसा है, आता कैसा है वो देखते हैं। अब हमें पता है ये वैल्यू आ रहा है थ्रू इंटरेक्शन बिटवीन ऑर्बिटल डाइपोल मोमेंट एंड मैग्नेटिक फील्ड। अब देखो अगर न्यूटन्स के हिसाब से देखा जाए तो टाउ का वैल्यू क्या होता है, टॉर्क का वैल्यू क्या होता है, डी एल बाई डी टी, जहां पर हम लोग का एल क्या है, एल क्या है, एंगुलर मोमेंटम। अब हमें पता है जब कभी भी किसी बॉडी पे किसी पार्टिकल पे टॉर्क एक्ट करेगा तो उसमें क्या होता है, एंगुलर मोमेंटम चेंज होता है, एंगुलर मोमेंटम चेंज होता है। अगर टॉर्क एक्ट कर रहा है तो एंगुलर मोमेंटम चेंज होना जरूरी है। अब इतना पता है, अब हमें देखो एंगुलर मोमेंटम क्या करेगा, चेंज होगा, तो किस डायरेक्शन में चेंज होगा, एंगुलर मोमेंटम क्या एक तरीके से वेक्टर क्वांटिटी है, तो वेक्टर क्वांटिटी दो तरीके से चेंज हो सकता है, या तो वो अपना मैग्नीट्यूड को चेंज कर ले या तो वो डायरेक्शन को चेंज कर ले। तो इस केस में इलेक्ट्रॉन क्या करता है ना, अपने एंगुलर मोमेंटम के वैल्यू को मैग्नीट्यूड को सेम रखता है, बट वो क्या करता है सिर्फ और सिर्फ अपने डायरेक्शन में चेंज लाता है। अब वो डायरेक्शन में चेंज कहां पर लाता है, किस डायरेक्शन पे लाता है, कैसे लाता है वो देखते हैं। अब देखो सपोज कि इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिट में क्या कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है, तो हमें पता है इसका एंगुलर मोमेंटम का डायरेक्शन इस डायरेक्शन पे होगा, जो कि क्या होगा एल बार, और इसी के अपोजिट डायरेक्शन में क्या होगा, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन म्यू एल बार। अब देखो इस इक्वेशन के थ्रू हमें पता है जो भी क्रॉस प्रोडक्ट आएगा इसका वैल्यू ये रहेगा, मतलब इसका जो डायरेक्शन रहेगा वो म्यू एल और बी दोनों को परपेंडिकुलर रहेगा, क्योंकि हमें पता है ना क्रॉस प्रोडक्ट में जो भी मिलता है वैल्यू दोनों चीज के परपेंडिकुलर में रहता है। तो मुझे टाउ का वैल्यू जो मिलेगा वो किस डायरेक्शन में रहेगा, इन दोनों के परपेंडिकुलर। तो मैं ऐसे भी बोल सकता हूं कि म्यूएल और एल क्या एंटी डायरेक्शन में, एंटी पैरेलल में, तो इस चीज को भी परपेंडिकुलर रहेगा। तो जो भी टॉर्क एक्ट करेगा एल में जो भी चेंज आएगा वो किस डायरेक्शन में आएगा, परपेंडिकुलर टू एल, एल के परपेंडिकुलर आएगा। तो हम लोग बोलेंगे जो एल के परपेंडिकुलर आ रहा है वो क्या है, इस डायरेक्शन पे आ रहा है, इस डायरेक्शन पे, किस डायरेक्शन पे, इस डायरेक्शन पे। तो ये क्या हो गया मेरा, चेंज इन एंगुलर मोमेंटम इन दिस डायरेक्शन विच इज नथिंग बट परपेंडिकुलर टू एल बार। अब इतना क्लियर है हम लोगों को। तो ये मेरा एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है। अब देखो जैसे ये चेंज आता है तो हमें पता है इस चेंज की वजह से अब क्या होगा, जो मेरा एल है, सपोज अगर मेरा मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन पे है तो जो भी मेरा एंगुलर मोमेंटम था ऑर्बिट का यहाँ पर, अब ये क्या होगा, धीरे धीरे ऐसा करने लगेगा, क्योंकि इस पे टॉर्क कहाँ पर लग रहा है, इस डायरेक्शन पे। तो इसका जो वैल्यू चेंज हो रहा है टॉर्क की वजह से, ये क्या होगा, ऐसा मोशन करने लगेगा, धीरे धीरे ये क्या करेगा, ऐसा मोशन करने लगेगा, इसके अराउंड इस पाथ में घूमते रहेगा। तो इस टाइप के मोशन को हम लोग बोलते हैं प्रिसेशनल मोशन। सो इसी को कहा जाता है प्रिसेशनल मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिसे हम लोग बोलते हैं लार्मर प्रिसेशन। क्यों होता है, बिकॉज ऑफ डाइपोल मोमेंट एंड एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इंटरैक्शन की वजह से क्या होता है, टॉर्क एक्ट होता है, टॉर्क की वजह से इसके एल के डायरेक्शन में चेंज आता है। तो इतना सबको क्लियर है। अब लार्मर थ्योरम में क्या करते हैं ना, हम लोग क्या करते हैं,
हम लोग फ्रीक्वेंसी का वैल्यू निकालते हैं, लार्मर फ्रीक्वेंसी निकालते हैं, उस प्रिसेशन का जो भी फ्रीक्वेंसी होता है वो निकाला जाता है। तो अब वो निकालने को ट्राई करते हैं। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब हमें पता है एंगल क्या होता है, एंगल इज इक्वल्स टू आर्क अपॉन रेडियस, है ना, यही होता है ना, आर्क अपॉन रेडियस। तो अब देखो इस वाले ट्रायंगल में जो ब्लैक वाला दिख रहा है ना, इतने पे देखते, इतने पे फोकस करते। तो मुझे बताओ इसमें जो एंगल बन रहा है वो कितना होगा। अब सपोज कि इलेक्ट्रॉन जो भी ये प्रिसेशन कर रहा है उसका अगर हम लोग एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा कंसीडर करें तो मुझे एंगल का वैल्यू क्या मिल जाएगा। अब ओमेगा क्या होता है, डी थीटा बाई डी टी। तो जो एंगल का वैल्यू मिलेगा, एंगल में चेंज आएगा, वो कितना हो जाएगा, ओमेगा इंटू डी टी। तो मैं लिख दूंगा ओमेगा इंटू डी टी विल बी इक्वल टू आर्क। अब ये जो आर्क है कितना है, इसका वैल्यू हम लोग ने बोला डीएल है, तो यहाँ पर आप सिर्फ क्या करेंगे, मैग्नीट्यूड को कंसिडर करेंगे। और अब जो रेडियस है, रेडियस वाला पार्ट ये है, अब ये क्या हो जाएगा, देखो एल और बी के बीच में कितना एंगल बना रहे, दोनों जन थीटा एंगल बना रहे। तो मैं बोल सकता हूँ ये थीटा वाला है और अपोजिट वाला है, ये क्या है, थीटा वाला और अपोजिट वाला ये 90 डिग्री है। तो ये वाला क्या हो जाएगा, अपोजिट साइड वाला साइन थीटा इंटू हाइपोटेनियस जो कि क्या है, एल है, एल। तो क्या हो जाएगा डी, तो मुझे क्या मिल जाएगा, एल इंटू साइन थीटा, मतलब जो रेडियस मिलेगा वो क्या होगा, साइन थीटा अपोजिट वाला इंटू एल हाइपोटेनियस। तो मुझे जो ओमेगा डी टी का वैल्यू क्या मिल गया, डी एल अपॉन एल साइन थीटा। अब देखते हैं आगे, अब आगे क्या करेंगे हम लोग, आगे देखते हैं। अगर मैं डी टी को यहाँ पर ले लूँ तो मुझे क्या मिल जाएगा, ओमेगा का वैल्यू। सो आई विल बी गेटिंग ओमेगा इज इक्वल्स टू डी एल बाई डी टी इंटू वन अपॉन एल साइन थीटा, 1 upon L sin theta. But as we know dl by dt is nothing but torque, so I can write this as tau upon L sin theta. And also from this equation I know the value of torque. So when I will substitute in this equation, what I will get, I will get omega angular velocity equals to mu L b sin theta upon L sin theta. So sin theta cancel out from numerator and denominator. So I will get omega is equals to mu L upon L into B. अब मुझे ये भी पता है mu L upon L का वैल्यू क्या होता है, हम लोगों ने अभी निकाला था ऑर्बिटल मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का वैल्यू, जो कि क्या है, ये एक तरीके से गायरोमैग्नेटिक रेशियो है ना। तो ओमेगा क्या मिल जाएगा, ओमेगा मिलेगा E अपॉन 2m इंटू बी। तो मुझे मिल गया एंगुलर वेलोसिटी। अब मैं इस प्रिसेशन का, जो भी ये प्रिसेशन हो रहा है इस टाइप के मोशन का, इसका कुछ फ्रीक्वेंसी होगा, तो उस फ्रीक्वेंसी को निकाल सकता हूँ, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, लार्मर फ्रीक्वेंसी। तो वो क्या हो जाएगा, अब हमें पता है ओमेगा क्या होता है, 2 पाई एफ। तो एफ क्या हो जाएगा, ओमेगा अपॉन 2 पाई। तो मुझे वैल्यू मिलेगा ओमेगा क्या है, ई बी अपॉन 2m इंटू 2 पाई। तो मुझे मिल गया एफ इज इक्वल्स टू ई बी अपॉन 4 पाई m, ई बी अपॉन 4 पाई m. So this is the value of my Larmor frequency, और इसी चीज को हम लोग बोलते हैं लार्मर्स थ्योरम। और जो भी टॉर्क की वजह से प्रिसेशनल मोशन होता है, मतलब देखो अब होता क्या है, कैसे होता है ना, इस टॉर्क की वजह से हमें पता है एल का डायरेक्शन तो चेंज हो रहा है, इस तरीके से एल का डायरेक्शन हो रहा है, लेकिन एल कहाँ से आ रहा है, इलेक्ट्रॉन के ऑर्बिटल मोशन से ना। तो अगर मैं बोलूं ये मेरा पूरा क्या है, प्लेन है जहां पर इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है, तो मैं बोलूंगा ये प्लेन अब कुछ टाइम के बाद कैसा मोशन करने लगेगा, एंगुलर मोमेंटम ऐसा है, ये ऐसा हो रहा है, तो ये क्या होगा, इसके परपेंडिकुलर रहता है, तो ये इस तरीके से कुछ मोशन होगा इसका इलेक्ट्रॉन के ऑर्बिटल का, तो पूरा ऑर्बिटल भी प्रिसाइज करने लगेगा। कैसा मोशन होगा, किस टाइप का मोशन, हम लोग एग्जांपल ले सकते हैं। अगर हम लोग कॉइन को रोटेट करते हैं तो जब वो कॉइन स्टॉप होने वाला होता है तब उसका जो मोशन होता है इस तरीके से, इस टाइप के मोशन को ही हम लोग बोलते हैं प्रिसेशनल मोशन, और इसी को कहा जाता है लार्मर प्रिसेशन। और ये जो फ्रीक्वेंसी निकाला है हमने, इसको कहते हैं लार्मर फ्रीक्वेंसी, और इस थियरम को पूरा बोलते हैं लार्मर थियरम। तो एक चीज हम लोग को यहाँ पर इंपॉर्टेंट ध्यान देना है, देखो जो लार्मर फ्रीक्वेंसी वो कहीं पर भी एंगल पे डिपेंड नहीं कर रहा है, मतलब मेरे बी मैग्नेटिक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड और
जो भी मेरा एंगुलर मोमेंटम है इन दोनों के बीच के एंगल पे बिल्कुल भी डिपेंड नहीं कर रहा है लार्मर फ्रीक्वेंसी। सो ये है हमारा लार्मर्स थ्योरम। अब लार्मर्स थ्योरम का इंपॉर्टेंस क्या है? अब लार्मर्स थ्योरम का इंपॉर्टेंस ये है कि जब कभी भी हम लोग किसी भी चीज को, किसी भी एटम को, किसी भी मॉलिक्यूल को अगर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो हम लोग इस फ्रीक्वेंसी लार्मर्स थ्योरम के हेल्प से क्या कर सकते हैं ना, उसका एनर्जी लेवल इजीली फाइंड कर सकते इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। तो ये था हमारा लार्मर्स थ्योरम। तो चलिए गाइस आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट पे, जो है हमारा स्पेस क्वांटाइजेशन। अब स्पेस क्वांटाइजेशन पे बढ़ते हैं। तो जैसे कि हमें पता है अगर हम लोग एटम को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड पे रखते हैं तो उस इलेक्ट्रॉन के ऑर्बिट क्या करने लग जाते हैं, इस मैग्नेटिक फील्ड के अराउंड प्रिसेशनल मोशन करने लग जाता है। मतलब ये एल वेक्टर और बी वेक्टर कुछ एंगल बनाते हैं एक दूसरे के साथ में, ठीक है। अब मुझे पता है अगर मैं कंसिडर करता हूं, मैं जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को अगर वो जेड एक्सिस के अलोंग ले लूं, कंसिडर करते हैं कि जेड एक्सिस के अलोंग है, तो अब मेरा एल का भी कुछ वैल्यू होगा। अगर मैं कहता हूं सपोज मेरा इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन पे मूव कर रहा है, इस सपोज कि अगर मेरा मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन पे है और मेरा एंगुलर मोमेंटम इस डायरेक्शन पे है, सो इसका ऑर्बिट कुछ ऐसा बनेगा इलेक्ट्रॉन का। तो बी बार डायरेक्शन इस पे है, मेरा जेड एक्सिस यहीं पर है। तो अगर एल का डायरेक्शन इस डायरेक्शन में है तो एल का कुछ वैल्यू यहाँ पर भी तो होगा। मतलब सपोज अगर एंगल थीटा है तो एल का वैल्यू बी के अलाउंग क्या हो जाएगा, हम लोग बोलेंगे एल जेड हो जाएगा। तो अब ये वैल्यू भी देखते हैं क्या होता है। तो हम लोग देखते हैं, पहले बोलते हैं लेट एल जेड बी दी कंपोनेंट ऑफ एंगुलर मोमेंटम इन डायरेक्शन अलोंग जेड एक्सिस और एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। सो मुझे इस केस में cos थीटा का वैल्यू क्या मिल जाएगा, cos थीटा का वैल्यू मिल जाएगा, क्या हो जाएगा एडजेसेंट, जो कि क्या है एल जेड अपॉन ओरिजिनल क्या है एल है। अब मुझे पता है फ्रॉम क्वांटम मैकेनिक्स एल जेड कैन टेक वैल्यू ml h क्रॉस एंड माई एल कैन टेक वैल्यू अंडर रूट ऑफ l इंटू एल प्लस 1 इंटू एच क्रॉस। सो अगर मेरा h क्रॉस कैंसिल हो गया तो मुझे cos थीटा का वैल्यू क्या मिलेगा, मुझे cos थीटा का वैल्यू मिलेगा ml अपॉन अंडर रूट ऑफ l इंटू एल प्लस 1। तो मुझे वैल्यू मिल गया ये cos थीटा का वैल्यू ये मिल गया। अब मुझे पता है, हमें ये पता है कि ml l के फॉर अ गिवन वैल्यू ऑफ l ml कैन टेक वैल्यू 2l प्लस 1 वैल्यूज। तो अगर मेरा L का वैल्यू 1 है तो ml कितना वैल्यू ले सकता है, 12 प्लस 1। तो क्या हो जाएगा 3 वैल्यू ले सकता है। अब वो क्या हो जाएगा, इफ सपोज L इज इक्वल्स टू 1 तो ml कितना हो जाएगा, ml कैन टेक वैल्यू 3, मतलब क्या हो जाएगा -1 0 1 ये वैल्यू ले सकता है। अगर L क्या हो जाएगा मेरा 2 हो जाएगा तो ml कितना वैल्यू ले सकता है, 5 वैल्यू ले सकता है। वो क्या हो जाएगा 2 1 0 -1 -2। तो ये सब वैल्यू क्या कर सकते हैं L ले सकता है। तो अब मुझे पता है ml कैन टेक 12 प्लस 1 वैल्यू, सो आई कैन टेल दैट cos थीटा कैन टेक 12 प्लस 1 वैल्यू। सो थीटा भी उतना वैल्यू ले सकता है ना, तो थीटा भी 12 प्लस 1 वैल्यू लेगा। तो मैं बोल सकता हूं कि मेरा जो एंगुलर मोमेंटम है एल वेक्टर वो भी कितना ओरिएंटेशन ले सकता है, 12 प्लस 1 अलग अलग ओरिएंटेशन ले सकता है। मतलब आई कैन से L कैन टेक 12 प्लस 1 डिस्क्रीट ओरिएंटेशन। सो अब हम लोग देखने जाए तो L हर वैल्यू नहीं ले पाता, हर एंगल पे नहीं ले सकता, कुछ सिलेक्टेड डिस्क्रीट एंगल पे ही एग्जिस्ट करता है। मतलब उसका जो ओरिएंटेशन है वो कुछ सिलेक्टेड ही है, हर डायरेक्शन में नहीं है। इसी को हम लोग कहते हैं स्पेस क्वांटाइजेशन, कि L हर वैल्यू हर एंगल पे B के साथ नहीं रह सकता, कुछ सिलेक्टेड एंगल पे ही रहता है। और इसी फिनोमेना को हम लोग कहते हैं स्पेस क्वांटाइजेशन, ठीक है। अब क्योंकि हमारा जो L का वैल्यू हो रहा है ओरिएंटेशन जो हो रहा है वो कैसे वे में हो रहा है, क्वांटाइज्ड वैल्यू में हो रहा है और क्वांटाइज्ड वे में हो रहा है। तो इसीलिए हम लोग इसे कहते हैं स्पेस क्वांटाइजेशन।
सो अगर हम लोग इसका ऐसा ग्राफ जैसा ड्रॉ करें तो हमें क्या मिलेगा, इफ सपोज बी का जेड एक्सिस के अलोंग किया है तो एल का जो ओरिएंटेशन रहेगा फॉर डिफरेंट वैल्यू ऑफ थीटा। अब एग्जांपल लेते हैं फॉर एल इक्वल टू 2, तो एल इक्वल टू 2 के केस में एम एल का वैल्यू कितना हो जाएगा 2 1 0 -1 एंड -2 इतना वैल्यू हो जाएगा एम एल का। तो मेरा कॉस थीटा का वैल्यू कितना होगा पॉसिबल, कॉस थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा, अब L है तो अंडर रूट ऑफ L इंटू एल प्लस 1 क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू कितना आ जाएगा 2 इंटू 2 प्लस 1 मतलब 3 मतलब रूट 6 आएगा। बोलेंगे एम एल अपॉन अंडर रूट ऑफ L इंटू एल प्लस 1 विच इज नथिंग बट एम एल अपॉन रूट 6। तो कॉस थीटा का डिफरेंट वैल्यू क्या आएगा बोलो, एम एल का वैल्यू पहले 2/√6, सेकेंड में 1/√6, फिर 0, फिर -1/√6, फिर -2/√6। तो अगर हम लोग थीटा का वैल्यू निकालें तो हमें थीटा का वैल्यू करस्पॉन्डिंग कितना एंगल मिलेगा, इसके रिलेटेड हमें मिलता है 35 डिग्री, 66 डिग्री, फिर मिलेगा 90 डिग्री, 114 डिग्री एंड 145 डिग्री एंड 145 डिग्री। सो ये टाइप के हम लोग को थीटा का वैल्यू मिलता है। तो इसके करस्पॉन्डिंग अगर मैं ओरिएंटेशन बी के अलोंग एल का ड्रॉ करूं, मतलब उसका जो डायरेक्शन होगा अलग अलग ओरिएंटेशन होगा, अगर उसको हम लोग प्लॉट करते हैं इन दी फॉर्म ऑफ ग्राफ, सो आई विल बी गेटन दिस टाइप ऑफ पैटर्न, दिस टाइप ऑफ ग्राफ। सो दिस इज कॉल्ड एज स्पेस क्वांटाइजेशन। सो let's start with this. So for given value of ml, my L will be in this direction, and for given value of ml equal to 1, my angle will be 66 degree, and for corresponding to 2, my angle will be 35 degree. So it will have this much orientation, this orientation for 2, and for 1 it will be in this direction, and for 0 it will be in this direction, and correspondingly in opposite direction corresponding to -1 and -2 value. तो इस टाइप का कुछ मेरा ओरिएंटेशन होगा एल का, तो इसी को कहा जाता है स्पेस क्वांटाइजेशन। तो अब इतना हमको क्लियर, आई होप इतना सबको क्लियर हुआ होगा। अब नोट पॉइंट क्या है, नोट पॉइंट एक ये चीज है कि देखो नोट पॉइंट में हम लोग क्या लिख सकते हैं कि जो भी कॉस थीटा है उसका वैल्यू मुझे कभी ये नहीं मिल रहा है, 0 नहीं मिल रहा है। क्यों, कॉस थीटा का वैल्यू कभी भी मुझे 0 नहीं मिलेगा, मतलब मैं बोल सकता हूँ 0 और 180 नहीं मिलेगा। क्यों, क्योंकि अब कॉस थीटा का वैल्यू क्या है, ml अपॉन अंडर रूट ऑफ L इंटू एल प्लस 1। हमें पता है ml कभी भी L से बड़ा नहीं हो सकता, मतलब ये जो रूट वाला वैल्यू है और ml का वैल्यू है, कभी भी हमेशा क्या होगा, ये रूट वाला वैल्यू ml से बड़ा ही होगा। चलो एग्जाम्पल लेते, अगर मैंने L का वैल्यू 2 ले लिया तो मुझे कितना मिलेगा, ये 2 इंटू 2 प्लस 1 मतलब √6 मिल रहा है, और ml का वैल्यू क्या होगा करस्पॉन्डिंग 2 के लिए, मैक्सिमम 2 होगा, तो 2 अपॉन √6, तो √6 2 से बड़ा ही है। तो हम लोग बोलेंगे कॉस थीटा कभी भी मिलेगा तो क्या मिलेगा, इससे छोटा मिलेगा, मतलब 0 कभी भी नहीं मिलेगा। तो हम लोग बोलेंगे कॉस थीटा का वैल्यू, कॉस थीटा कैन नाइदर बी इक्वल टू 0 नॉर 180 डिग्री, ये पॉसिबल नहीं होगा। इसलिए हम लोग कह सकते हैं कॉस थीटा मतलब L कैन नाइदर बी पैरेलल एंड एंटी पैरेलल टू B। L कभी भी किसके साथ पैरेलल नहीं रहेगा, ना तो L के साथ B के साथ ना पैरेलल रह सकता ना एंटी पैरेलल रह सकता है। क्लियर है, सो ये याद रखना एक चीज, इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। तो ये था हमारा स्पेस क्वांटाइजेशन। आई होप इतना सबको क्लियर हुआ होगा। अगर किसी भी पार्ट में आपको कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हो, मैं उस पर आंसर ज़रूर दूंगा। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।